Good morning and welcome to another brand new episode of Analyst Call. Today with us we have Mr. Vishal Bhat, who has a vast experience of 15 years in the field of equity, derivatives, currency and commodity. He is the head of research at Bonanza Portfolio Limited and is very well known for his ability of handling HNI and corporate clients with his amazing skill in both fundamental and technical analysis. So over to you, Mr. Vishal. How are you doing? बस मज़े में है, कोविड के मज़े ले रहे हैं, घर पे है, एंजॉय कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रबलसम सिनेरियो है सब जगह पे, बहुत कैजुअलिटीज़ देख ली है अभी तक और चीज़ें चलती जा रही है। मीनवाइल जो लोग ऑनलाइन वर्क कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, जो ऑनलाइन वर्क नहीं कर पा रहे हैं उनके थोड़े बहुत ट्रबल में चीज़ें चल रही है। बट या we all are good and hoping that you people are also doing well. Thank you. Yeah, we are doing well. We are all holding up now. So Mr. Vishal, coming to the content, a lot of our viewers are new traders or the people who are going to start. So उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि जब स्टॉक मार्केट एंटर कर रहे हैं तो किस टाइप से, कौन से पैटर्न से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, यानी कि इंट्राडे करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करें। तो दिस क्रिएट्स a lot of confusion. So what would you suggest कि किस टाइप का ट्रेडिंग किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेटर होता है और एक नए रिटेल इन्वेस्टर को किस टाइप का ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए? ओज़र, हम लोग अभी एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हो। बट दिस क्राउड डू नॉट हैव द गाइडलाइंस। ओके, तो ये गाइडलाइंस आज के डेट में मिसिंग है कि करना क्या है, करना क्या चाहिए। तो होता ऐसा है कि इनिशियली स्टार्टअप कर लेते हैं लोग, फिर छोटा छोटा काम करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत डिलीवरी ले लेते हैं, उसके बाद फिर पैसा ज़्यादा नहीं बनता है डिलीवरी में, फिर इंट्राडे करना चालू कर देते हैं, फिर फोर्सफुल ट्रेडिंग चालू हो जाता है। ये सब चीज़ों के लिए एक बार खुद का पोटेंशियल समझना ज़रूरी होता है। टू कम टू द आंसर टू योर पॉइंट कि अपना खुद का साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ माय विजन फॉर द मार्केट, मुझे पैसा कैसे कमाना है, कितना कमाना है, मुझे इमीडिएट बेसिस पैसा चाहिए। तो मार्केट इज़ ऑलवेज अ हाई रिस्क हाई प्रॉफिट गेम, और मैं हाई रिस्क कौन से लेवल पे लेके चलता हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे एक ही दिन में अमीर बनना है और मुझे इंट्राडे ही खेलना है तो चांसेस ऑफ गेटिंग करोड़पति इज ऑल्सो सेम, द सेम वे द करोड़पति बनने की भी चांसेस सेम रहेंगे। देयर इज़ अ 50-50 गेम। ओके, तो मुझे मेरा इंडिविजुअल एपेटाइट क्या है, मैं कौन से टाइम फ्रेम के लिए खेलना चाह रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज बेस क्या है, क्या मैं किसी के सजेशन पे चलने वाला हूँ, खुद का स्टडी करने वाला हूँ। अगर मैं खुद का स्टडी करने वाला हूँ तो उसके लिए क्या मुझे ज़रूरी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, ज़रूरी इंफॉर्मेशंस, ज़रूरी डेटा अवेलेबल है। ये सब चीज़ों पे एक बार थॉट प्रोसेस होने के बाद ही हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट पीपल शुड डू। ओके, लेकिन नॉर्मली अभी ये जो करंट सिनेरियो है, करंट कंडीशंस है, इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लेके काम करना थोड़ा इजी है। जहाँ पे हम लोग अगर अच्छे स्टॉक ले, स्पेसिफिकली अभी जो हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं इसमें फार्मा सेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कोई फार्मा के स्टॉक डिलीवरी बेस काम करे, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन में रखे तो डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट दिस मच गाइडलाइन मे नॉट बी अ सेटिस्फैक्शनरी वन टू इन्वेस्ट। ओके, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आएंगे। तो इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन बिकॉज रिटेल में होमोजिनिटी किसी के पास भी नहीं है। ओके, तो कुछ रिटेल एकदम छोटा होगा, कोई एकदम बड़ा होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ केस सिनेरियो। ओके, हर एक का एपेटाइट अलग होगा। तो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द इन्वेस्टर और ट्रेडर who is doing the trade, how he want to pursue his income. ओके, अगर आप देखोगे तो पिछले 1.5 साल में जिसने भी म्यूचुअल फंड में इवन पैसा लगाया होगा, he must have got 40-50% ईजीली। अगर अच्छे म्यूचुअल फंड है तो 40-50% ईजीली मिला है। तो आज के डेट में हम लोग ऑल टाइम हाई पे बंद है। क्या ही यहाँ से 10% 15% करेक्शन अगर आता है जो मार्केट के लिए नॉर्मल है,
क्या हम लोग वो डाउन साइड सह सकते हैं? अगर मैं फ्यूचर ट्रेडर हूँ तो शायद से मेरा डाउन साइड 10-15% से ज़्यादा होगा। अगर मेरा कैश ट्रेडर हूँ, अगर मेरे पास आउट परफॉर्मर नहीं है, अंडर परफॉर्मर है, तो भी मार्केट से मेरा ड्रॉडाउन ज़्यादा होगा। तो मैं ये लेवल पे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपवर्ड ओनली, वन शुड लुक डाउनवर्ड फर्स्ट। मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरी साइकोलॉजी में क्या मैं कर सकता हूँ। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि लगाएगा एक छोटा अमाउंट 10-15 हज़ार रुपया कोई लेके आएगा, एक इंट्राडे ट्रेड करेगा या पोजीशन कुछ कैरी करेगा और रात भर उसकी नींद खराब हो जाएगी, तो 10,000 रुपया हेल्थ पे खर्चा करना पड़ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ नॉर्मल टेंडेंसी के मुझे क्या चाहिए। तो जब भी मैं इंट्राडे पे बात करूं या डिलीवरी पे बात करूं या फ्यूचर की बात करूं या कोई पोजिशनल ट्रेड की बात करूं, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि कितना मेरा एपेटाइट है, कितना मेरा रिस्क है और मैं वो रिस्क कैसे संभालूंगा। तो वंस वी डिफाइन दैट पार्ट, डेफिनेटली जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो मेजर कोटा है उसमें ये है कि मेजरली लोग डिलीवरी लेना प्रीफर करते हैं। जो नॉलेज बेस नहीं है उन्होंने लार्ज कैप और या सिलेक्ट मिड कैप या फोकस लार्ज कैप ऐसे फंड्स उन्होंने चॉइस करने चाहिए टू इन्वेस्ट। ये हम लोगों का सजेशन रहेगा फॉर द मास्क ऑफ द पीपल। उन्होंने नॉर्मली फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करने चाहिए, फ्यूचर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आई थॉट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रिसाइजली। थैंक यू मिस्टर विशाल फॉर दिस आंसर। सो जितना हम समझ पा रहे थे, सो यू आर सजेस्टिंग कि अगर कोई नया है तो ऑब्वियसली फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स मार्केट से थोड़ा दूर रहे तो बेहतर होगा, है ना? क्योंकि उससे क्या, सॉरी एक मिनट मैं डिटेक्ट कर ले रहा हूँ। हाँ, ओके मिस्टर विशाल। सो जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, तो जो नए इन्वेस्टर है, जो नए रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में है, जिनको प्रॉपर आइडिया नहीं है, उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट से थोड़ा दूर रहना बेहतर होता है, उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और अगर हम कैश मार्केट का ही बात करें तो मैं आपको अगर बताऊं कि लेट्स इमेजिन रिटेल इन्वेस्टर, एक सैंपल रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर किस तरीके से अभी लोग आते हैं मार्केट में डिस्कस करें, तो जैसे एक मिड एज इंसान हुआ या एक यंग इंसान हुआ, कैपिटल होता है उनका अराउंड 30,000 to 40,000, और स्टॉक मार्केट में जब घुसते हैं तो कुछ यूट्यूब का वीडियोस देखा रहता है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, और फिर वो क्या करते हैं, वो लेवरेज यूज करके काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि कैपिटल लॉस ज्यादा हो पाता है ना? तो अगर हम इस तरीके से बात करें, अगर हम इस एक सैंपल इस टाइप के रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो उसके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उनको कैश में किस तरीके से काम करना है, शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर क्या ऑप्शन रहे तो शॉर्ट टर्म के ऊपर करें, क्या नेचर रहे तो उसके हिसाब से वो एक इंट्राडे के ऊपर फोकस करें? किस इन्वेस्टर के लिए इंट्राडे बेटर होगा और किस इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेटर होगा? अभी देखिए कि क्या है कि हम लोग बहुत सारा अपने इधर मारवाड़ी गुजराती कम्युनिटी में ट्रेड होते हुए देखे हैं, और ये लोगों का क्या करना होता है ना कि 2% आ गया ना सफिशिएंट है। मंथ का 2-3% अगर हम लोग अपने पोर्टफोलियो से छोड़ पा रहे हैं तो सफिशिएंट है। आज के डेट में आप एफडी कितना कमाते हैं? एफडी में 5 से लेके 60% का इंटरेस्ट आता है। कोई आप एनसीडी में लगा दिए तो 9 से 10% का इंटरेस्ट आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, बराबर है। अगर मैं 2% भी मैं मंथली छोड़ पाता हूँ तो ये 24% होता है। ओके, 24% से मैं टैक्सेस वैक्सेस काट भी दूँ तो भी मैं एफडी को आराम से आउट परफॉर्म कर पाता हूँ अगर मैं 2% बनाता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो मेरी भूख जो है पैसे की वो लिमिटेड रहे, ये पहला कभी भी पॉइंट रहेगा, आप कौन सा भी ट्रेडिंग स्टाइल चॉइस कर लो, ठीक है। अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे में कहाँ रुकने का है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर इंट्राडे में 2,000 रुपया लॉस कर देता हूँ तो मुझे रुक जाना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मैं लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसकी बात कर रहा हूँ, 2-2.5 हज़ार रुपये मेरा लॉस होता है तो मैंने रुक जाना चाहिए। ऊपर मैं अगर मैं 10 से लेके 15 हज़ार रुपये कमा पाता हूँ दिन का तो मेरे लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, तो मैंने उधर भी रुक जाना चाहिए। तो मैंने पहले तो मुझे इंट्राडे में अगर मैं पूरी पोजीशन है तो कहाँ पे मुझे पोजीशन काटनी है वो पहले डिफाइन कर लेना चाहिए। ओके, अगर मैंने स्टॉप लॉस मेरा समझो 2% का डिफाइन किया हुआ है, 2,500 2,000 का स्टॉप लॉस डिफाइन किया हुआ है, तो उसके हिसाब से मुझे क्वांटिटी मेरी एडजस्ट करनी पड़ेगी।
उसके हिसाब से फिर क्वांटिटी एडजस्टमेंट करके वो ट्रेड लेना चाहिए। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो कभी भी पोजिशनल या डिलीवरी बेस काम कर रहा हूँ तो कभी भी मुझे ये चीज़ पता होती है कि व्हाट इज़ माय स्टॉप लॉस। तो पहले तो अगर आपको स्टॉप लॉस डाउन साइड का पता नहीं है, अगर आप ये समझ रहे हो कि एसबीआई में 400 के रुपए के लेवल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और अगले 2 महीने वो 600 रुपया हो जाएगा, नहीं साहब, ये नहीं होने वाला। ये चीज़ नहीं होने वाली है। इसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि 600 रुपये की जगह 350 हो गया तो क्या, 300 हो गया तो क्या, व्हाट विल बी माई प्लानिंग इन दैट केस। ओके, अगर मैं रेगुलर इन्वेस्टर नहीं हूँ तो मैं कोई अच्छे स्टॉक उठा लूँ और उसके स्टॉक SIP मॉडल पे काम करूँ, जहाँ पे मैं हर महीना डिसाइडेड डेट पे एक क्वांटम जैसे 5,000 रुपया 10,000 रुपया हर महीना डालते ही रहूँ, हर महीना उसको मैं एक्यूमुलेट करता रहूँ। ओके, तो क्योंकि फिर उसमें अच्छे स्टॉक मैंने सिलेक्ट कर लिए, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, टॉप 50 में जो भी है अच्छे वाले सिलेक्ट कर लिए और उसमें मैंने स्टॉक SIP जारी रखा। जिस भी टाइम पे वो स्टॉक में 20 से लेकर 25% का मोमेंटम आएगा, आपको ऑन एन एवरेज के ऊपर 15 से लेकर 20% एक अच्छा सा पैसा उसमें मिल जाएगा। तो यही चीज़ें होती है कि मेरा रिस्क कैसे मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूँ। आप अगर देखोगे आज के डेट में फोकस रिस्क पे नहीं रहता है, और मैंने आज 15 साल के एक्सपीरियंस में जो सीखा है, अगर सर सलामत तो पगड़ी 50। सर अगर सलामत नहीं रहेगा, मैं राइट टाइम पर रिस्क लेके बाहर नहीं निकलूँगा, रिस्क मेरा जो भी है, लॉसेस है, प्रॉफिट है, जो भी है, मैं बुक करके बाहर नहीं निकलता हूँ, तो मेरी ओपन पोजीशन इज़ इक्वल टू जो ओपन सॉर्ड होती है दोनों टाइप की, 2 मुई सॉर्ड है, कट कर देगी तो पूरा कट कर देगी, देके जाएगी पैसा तो पूरा देके जाएगी। ये नॉर्मली फ्यूचर ट्रेडर के साथ होता है। ओके, तो कौन सा भी पोजीशन लूँ, मैं फ्यूचर में लूँ, ऑप्शन में लूँ, कैश में लूँ, डिलीवरी लूँ, इंट्राडे लूँ, BTST लूँ, STBT लूँ, मेरी डाउन साइड डिफाइंड होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे शो में इसके पहले भी मेरा एक कोट यूज़ किया है, अगर मैं प्राइस को भगवान मानता हूँ एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, तो मुझे स्टॉप लॉस को गॉड फादर मानना पड़ेगा। ओके, तो मुझे जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस होता है, मुझे उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस आइडेंटिफिकेशन या मेरा ट्रेड आइडेंटिफिकेशन गलत है, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया है। और कोई भी एनालिस्ट मार्केट में 100% सही नहीं होता है। आप किसी एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो उसको 100% आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके हर एक ट्रेड में, अगर वो 70 ट्रेड दे रहा है, 80 ट्रेड दे रहा है, तो हर एक ट्रेड में आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो वो एनालिस्ट का परफॉर्मेंस आपको जानना पड़ेगा। अगर आप खुद की थ्योरी देख रहे हो तो खुद की थ्योरी आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग में उसके क्या रिजल्ट रहे हैं, उसके बाद पेपर ट्रेड करने पड़ेंगे। पेपर ट्रेड में भी अगर वो ट्रू हो रही है, प्रॉपरली बैठ रही है, तो आपको उसका एक नज़रिया आ जाएगा, कहाँ से मैं एंट्री करूँ, कहाँ पे मैं एग्जिट करूँ, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, वो बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली मार्केट आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और जो नया बंदा आएगा वो भी ये जानता है कि मार्केट इज़ ऑलवेज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर इज़ नथिंग लाइक कंफर्मेशन कि मैंने लिया है और वो मुझे प्रॉफिट दे के ही जाएगा, या मैंने ऑप्शन लिया है वो 20% 25% गेन करके ही जाएगा। नेसेसरी नहीं। हर एक इंस्ट्रूमेंट के स्टॉप लॉस उसके बेसिस पे है। थैंक गॉड के अभी बहुत सारे फ्यूचर के लॉट साइज कम हो गए हैं, नहीं तो हर एक लॉट साइज मेरे हिसाब से 10-12 लाख के ऊपर जा रहा था, और 1% 12 लाख पे मतलब कहीं ना कहीं जाके 12-15 हज़ार रुपया प्लस माइनस हो जाता था। तो ये सब चीज़ों को अपने को गौर करना पड़ेगा। अगर जो जैसा जिसका नेचर उसके हिसाब से ट्रेड, ये सिंपल सादा फॉर्मूला है रिटेल के लिए, जहाँ पे PMS का प्रोडक्ट अलग होता है, जो आप पे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट अलग होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में आपके बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती है। रिटेल में तो जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे मौका लेने लोग चले जाते हैं, इन्वेस्टर चले जाते हैं, और मौका उठाना भी पड़ता है, नहीं तो वो मोस्ट प्रोबेबली अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएगी। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है मार्केट रोज खुलता है, मार्केट रोज चलता है। अगर मेरा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए डिफाइन किया, अगर मैंने रिस्क अगर मैंने 2000 है समझ लिया है, तो आज मैं निकल गया तो कल मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिकवर करने की।
इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक राइवलरी ट्रेडिंग करके आता है। अगर मेरा SBI में लॉस हुआ है तो मैं SBI से ही प्रॉफिट कमाऊँगा। दिस राइवलरी ट्रेडिंग शुड बी स्टॉप स्ट्रिक्टली, क्योंकि ऐसा है कि मुझे SBI से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या XYZ से स्टॉक से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैं उसका ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, इसका मतलब सिंपल है कि कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक्स हो रही है ट्रेड लेने में। ओके, दूसरा ये है कि मोमेंटम मैं गेज नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम ईदर मिसिंग मोमेंटम और आई एम मिसिंग टाइमिंग टू एंटर और आई एम मिसिंग द कैलकुलेशन ऑफ मेरा रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है। ये तीनों चारों चीज़ों पे हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ट्रेडिंग इज़ नॉट ऑलवेज कि मोमेंटम के साथ ले लिया, चलती गाड़ी में चढ़ गया, चलती गाड़ी में उतर गया। बहुत सारे रिटेलर ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं, भाई चलती गाड़ी में चढ़ो, चलती गाड़ी में उतर जाओ। बट वेन एवर यू आर टेकिंग द ब्रेकआउट, यू आर ट्रेडिंग विद द ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के साथ आपका रिस्क रिवार्ड रेशो हमेशा कम रहेगा। ओके, अगर आप मीन रिवर्जन का स्ट्रैटेजी लेते हो तो उसमें आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको उधर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो भी देखना पड़ेगा। आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अगर अबव 1:2 है तो इवन आप 50% एक्यूरेट हो तभी आप 40% एक्यूरेट हो तभी भी आप पैसा कमा लोगे। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 है तो आपको 70% अबव एक्यूरेसी लगेगा। तो क्या मेरे हर एक ट्रेड में उतना एक्यूरेसी बनता है, ये भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। आगे चल के आते हैं डाइवर्सिफिकेशन पे। जैसे मैं डाइवर्सिफिकेशन पे हमेशा एक चीज़ बोलते आया हूँ, डाइवर्सिफिकेशन क्या है? एक साथ एक ही सेक्टर की 4 कंपनीज बना ली, उठा ली तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन वो चीज़ है कि जहाँ पे मैंने एक डिफ़ाइन किया हुआ है प्रोपोर्शन कि वो एक सेक्टर को जाएगा और वो सेक्टर में मैंने फिर कंपनीज डिफ़ाइन की हुई है। डेफिनेटली जिसका 40-50 हज़ार का कैपिटल है वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन ही शुड एटलीस्ट होल्ड 5 स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो। उतना तो एटलीस्ट करे कि अगर मेरा कोई ट्रेड गलत जाता है या 5 बेट्स में से 2 बेट्स भी मेरी गलत जाती है या 3 बेट्स भी गलत जाती है तो बची कुची 2 बेट्स मेरा पैसा मुझे रिटर्न करके जाए एटलीस्ट। या अगर उसमें रिस्क रिवार्ड रेशो मेरा अच्छा है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रॉफिट में एंड कर लूँ। बिकॉज अंडरलाइन एक सिंपल है, जैसे मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था कि हाउ मच आई शुड गेट एवरी मंथ मिनिमम साइड। अगर मुझे 2 या 3% मिनिमम पर मंथ नहीं मिलता है तो डेफिनेटली मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं गलतियाँ है। मैंने वो भी लोग देखे हैं कि जो 1 महीने में पैसा 4 गुना 5 गुना करा देते हैं। दैट इज़ देयर लक। और मार्केट में लक फैक्टर कितना है आई डोंट नो। ओके, बट मैंने देखा हुआ है ये चीज़, हम लोगों ने बहुत सारा देखा हुआ है कि आज के डेट में 1 महीने में पैसा 4 गुना हो जाता है, अगले महीने में वो 4 गुना के साथ पहला जो लगा है वो भी लेके जाता है मार्केट। सो अनटिल एंड अनलेस मैं डाउन साइड मेरा डिफाइन नहीं करूँ तब तक मुझे मार्केट से पैसा नहीं मिलने वाला और डाउन साइड के हिसाब से फिर मैं मेरी स्ट्रैटेजी डिफाइन करूँ, ठीक है। अभी एक तरीका मैं यहाँ पे हम लोग जो थंब रूल यूज़ करता है या रिटेल लोग जो थंब रूल यूज़ कर पाएंगे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो तरीका है सिंपली कि आउट ऑफ समझो किसी का कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, आउट ऑफ दिस 1 लाख रुपीज़ हाउ मच आई कैन अफोर्ड टू लूज, उससे आपका एक रिस्क एपेटाइट डिफाइंड होता है। इफ सपोज यू आर अफोर्ड टू लूज 30,000, दैट इज 30% ऑफ योर कैपिटल, then you need to identify how many trades within that 30% you should do. मेरे हिसाब से at least there should be 60 odd trades within that 30%, which will make sure that अगर आपका 40-50% भी एक्यूरेसी है तो it will make sure that you will be in the money और आप 500-600 रुपये के लॉस में हर एक ट्रेड काट रहे हो, then इफ़ेक्टिव है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइन हो जाता है, हाउ मच मनी आई कैन लूज वो डिफाइंड हो जाता है, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डिफाइन कर पाओगे। अगेन स्टॉप लॉस लगाते वक्त आपको स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस रहने चाहिए, वो साइंटिफिक स्टॉप लॉस रहने चाहिए,
और वो साइंटिफिक स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करना है, क्वांटिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं। ओके, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से स्टॉप लॉस एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सिंपल बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे। बहुत बड़ी थ्योरी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एट ए टाइम में एक ही चीज़ में पैसा नहीं लगाऊंगा, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। और मेरा डाउन साइड डिफाइंड हो मेरे नेचर के हिसाब से, और पर डे का मेरा डाउन साइड डिफाइंड हो, पर डे का मेरा हाइयर साइड डिफाइंड हो। आपको पता है उसे बहुत सारे जो ट्रेडिंग फर्म्स है, इसमें ना ट्रेडर लोग जो होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़ का, आपके कोई दोस्त होंगे तो भी आपको पता है कि कोई ट्रेडर अगर लगातार लॉसेस कर रहा है तो उसको बाकायदा 7 डेज या 5 डेज 7 डेज 8 डेज का छुट्टी दे दिया जाता है, वेयर ही शुड नॉट ट्रेड, ही शुड टेक द ब्रेक। ओके, ये रीज़न इसका ये होता है कि जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत लॉस कर दिया है 5-6 ट्रेड में, 7-8 ट्रेड में लगातार, तो पहले तो हम लोग लॉस कर रहे हैं तो उसमें ब्रेकेज लगाना ज़रूरी है, तो ये ब्रेक का स्ट्रेटेजी हो गया। उसके बाद वो टाइम मिल जाता है मुझे कि अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मार्केट। हम लोगों ने एक सरप्राइजिंग चीज़ देखी हुई है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारा टाइम ये होता है ना कि जो बियर रहता है, मतलब जिसको शॉर्ट करना ही पसंद है, वो जैसे ही पोजीशन कट जाएगी ना उसकी, इधर लॉस में या प्रॉफिट में, तुरंत तेज़ी में आ जाता है। कैसे आता है पता नहीं, उसकी साइकोलॉजी ऐसे कैसे चेंज हो जाती है कि वो तुरंत तेज़ी में आ जाएगा, स्पेशली जब वो लॉस बुक करके निकलता है। ओके, वैसा वर्षा जब एक बुल लॉस बुक करता है तो वो अचानक से बियर बन जाता है। हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि भाई आपका स्ट्रेटेजी जस्ट आपकी, दिस इज़ ऑल गेम ऑफ साइकोलॉजी, कि जब तक मेरे हाथ में पोजीशन है मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट मेरे फेवर में काम करे, और जैसे ही अपने हाथ में कोई पोजीशन नहीं है हम लोग रैशनली सोचना चालू कर देते हैं कि भाई मार्केट अभी क्या करेगा, क्योंकि अपने को नेक्स्ट पोजीशन लेना होता है। और जैसे ही हम लोग वापस पोजीशन में आ जाता है, वापस हम लोगों ने जो डायरेक्शन चॉइस किया है वही डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहिए, वही डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, उसके फिर हम लोग रैशनल खोजते रहेंगे, जिसको हम लोग कन्फर्मेटरी बायस भी बोलते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। ओके, तो ये चीज़ जब तक आपके साथ रहेगी कि आप आपके ट्रेड से अलग होके सोच नहीं पाओगे, तब तक मार्केट में आपके रॉन्ग जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाइयर होता है। हम लोगों ने नॉर्मली स्टॉक मार्केट के बारे में सुना हुआ है कि 90% ऑफ द पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, ओनली 10% पीपल अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। व्हाई दैट इज सो? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ओनली डिफरेंस इज दैट द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। जब तक आप ये रिस्क मैनेजमेंट में नहीं आओगे तब तक आपका डाउन साइड लिमिटेड नहीं होगा। मेरे हिसाब से मैंने आपका क्वेश्चंस का पूरी तरह से आंसर दे दिया है। इफ़ something remained over there to answer in this particular question, you can ask. Very well said, Mr. Vishal. That price is God and stop loss is Godfather. So you know, काफी एक अच्छा पॉइंट बताया आपने इसमें। और अगर हम देखा जाए, अगर पॉइंट वाइज क्लासिफाई किया जाए, तो अगर एक इंसान के पास ज्यादा टाइम है, वो एक दिन में मार्केट में अगर बैठ सकता है, राइट, तो वो इंट्राडे के ऊपर फोकस कर सकता है। वैसे अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म में अगर अपना कैपिटल क्रिएट करना चाहता है, तो उसे एसआईपी के थ्रू या फिर खुद ही से सिस्टमैटिकली पैसा इन्वेस्ट करना उसके लिए बेटर रहेगा। नाउ इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपने कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, जैसे लोगों का ग्रीड बढ़ जाता है, और एक रिवेंज ट्रेडिंग करना सेम स्टॉक में जिसमें लॉस हुआ था उसी से प्रॉफिट निकालना, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करना। तो ये बहुत सही बात है आपका कि ज्यादातर लोग स्टॉक ब्लॉक मार्केट में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो साइकोलॉजी रहता है वो पर्टिकुलरली ट्रेड नहीं रहता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। सो मिस्टर विशाल, व्हाट वुड यू सजेस्ट, हाउ शुड एन इंडिविजुअल ट्रेन हिज साइकोलॉजी टू अर्न मोर मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड टू बी प्रॉफिटेबल इन द स्टॉक मार्केट? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसे आपके एंड से, क्योंकि मैं सिंपल जैसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, अगर जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी लॉस है, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी लॉस बोलते हैं, कि मैंने अगर ये चीज़ नहीं किया या मैंने ये चीज़ कर लिया, और ये चीज़ अगर मैंने कर लिया है, पर्टिकुलरली यहाँ पे आता हूँ मैं, जो बंदे का 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसने अगर इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख के 10 लाख पूरा मार्केट में, और उसके स्टॉक्स नहीं चले, उसकी जगह दूसरे स्टॉक चले,
तो डेफिनेटली उसका अपॉर्चुनिटी लॉस होता है कि मैं दूसरा स्टॉक नहीं कर पाया। ओके, ये स्पेसिफिकली वो बंदों के बारे में होता है जो स्टॉप लॉस नहीं पालते हैं। ओके, जो मतलब जिनका जो 3%, 4%, 5%, जो भी इन्होंने स्टॉप लॉस डिफाइन किया हो, वो चीज़ वो नहीं पालते हैं और वो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है। ओके, वो उनके पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी लॉस ये होता है कि पहली बात तो वो आपका टाइम खाएगा और आपका कैपिटल पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहेगा, तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। ओके, तो ये फर्स्ट वे है कि ये तरह से स्टॉप लॉसेस को देखा जाएगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टॉप लॉस, दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी वी कैन गेट। जो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये प्राइसेस कवर हो जाएंगे तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा, मेरे पैसा कवर हो जाएगा। ओके, एंड देन आई विल इन्वेस्ट। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, कोई ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मैं ट्रेड से झगड़ा करते नहीं बैठूँ, मैं उधर से निकलूँ जहाँ पे दूसरा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रेडी है। मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, 240 दिन आराम से साल में मार्केट खुलता है, मोर देन 240 डेज ओनली। ओके, अगर मैं रफली पकड़ लो 240 दिन मार्केट खुलता है, मार्केट 6 घंटा चलता है पूरा, तो विद इन दिस मच टाइम देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। ओके, ये एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करना सीख लो। ओके, और मैं अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम खाएगा। वो लॉस कवर होने के बाद कितना कवर होगा मुझे नहीं पता है। डाउन साइड एक बार मेरे अगेंस्ट द ट्रेंड पोजीशन जाना चालू हो गया तो मुझे नहीं पता है वो कितना जाएगा। ओके, तो वो एक पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि सिलेक्शन जो है मेरा, स्टॉक सिलेक्शन, जो भी मैं प्रोसेस करूँ या जो भी मैं सिलेक्शन करूँ, उसमें मैं एक थंब रूल लगा लूँ कि मैं एक सेक्टर के कितने स्टॉक लूँगा और मैक्सिमम मेरे पोर्टफोलियो का कितना एक सेक्टर को जाएगा। इफ़ आई एम नॉट चैम्प इन दैट पर्टिकुलर, तो मार्केट में ETFs अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, तो मैं वहाँ पे रिस्क लूँ। ओके, अगर मेरे पास पूरा एक अमाउंट है तो उसमें से ज़्यादा मैं 15 या 20% मार्केट में डाल सकता हूँ एज़ पर माई एज परमिशन। ओके, 80% मेरा पैसा वहाँ पे होना चाहिए कि जहाँ पे मेरा इनकम सिक्योर्ड हो। तो अपने को ये भी डिफाइन करना पड़ेगा आपके एज के हिसाब से, आपके इनकम पैटर्न के हिसाब से आप कहाँ पे बैठ रहे हो, उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कितना रिस्क मार्केट में लूँ। आज हम लोगों ने वो भी चीज़ देखी है कि एक्सपायरी के दिन आप देखोगे 8 रुपये की चीज़ 500 रुपये होगी ऑप्शन में, और फिर नेक्स्ट टाइम पे वापस मैंने लिया, वापस मैंने ज़ीरो किया, वापस ऐसे करते गया। 10 एक्सपायरी हुई, 20 एक्सपायरी हुई। मैं हर एक्सपायरी पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा 10 रुपये का चीज़ 200 रुपये हो जाए। जो चीज़ एक बार मार्केट में हो गया ये वापस हो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तीसरा जो चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा आप लोगों के लिए वो है कि अंडरस्टैंड द कंपनी यू आर बाइंग। जो धंधा मुझे समझ में ही नहीं आता है वो धंधा मैं कर कैसे सकता हूँ। ऐसे ही थोड़े कुछ ऐसे सेक्टर्स है, थोड़े कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे उनके बिजनेस ही समझ में नहीं आता है। ऐसे स्टॉक्स में क्यों जाने का? जो सेक्टर अपने को समझ में आए, जिस बंदे का धंधा समझ में आए ना, वो बंदे पे पैसा लगा सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि मैं रोज़ पाउडर यूज़ करता हूँ, मैं रोज़ कई FMCG चीज़ें यूज़ करता हूँ, साबुन यूज़ करता हूँ, शैम्पू यूज़ करता हूँ। कौन सी कंपनी से प्रोड्यूस करती है, मैं उस पर पैसा लगाऊँ। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे यूज़ हो रहा है मैं उस पर पैसा लगाऊँ। बैंकिंग है जहाँ पे मैं हमेशा ट्रेड करने वाला हूँ, मुझे उसका बिज़नेस समझ में आता है, बिज़नेस मॉडल समझ में आता है। जब तक वो रिटेल से पैसा उठाते रहेंगे और लोन्स देते रहेंगे तब तक वो ज़िंदा रहेंगे। जब तक उनके मार्जिन में डिफरेंसेस है मैं कमाता रहूँगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो इसमें सीधा साधा है। कंपनी मारुति जैसा कंपनी है जो अच्छा व्हीकल प्रोड्यूस करता है, एवरेज व्हीकल प्रोड्यूस करता है और मार्केट में वो बेचने जाता है। उनका मार्जिन अच्छा है, बोलते हैं ना कितना देगी, माइलेज अच्छे है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं,
ऐसी कंपनी के साथ में डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो ऑटोमोबाइल में एक अच्छे लेवल पे है, ई व्हीकल्स में जा रहा है। टाटा मोटर्स है, ई व्हीकल बिजनेस है। तो क्या क्या चेंजेस नॉर्मल आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका बिज़नेस क्या है। अगर मुझे बिज़नेस नहीं समझ में आता है तो ऐसे कंपनी में मैं इन्वेस्ट करके नहीं कमा पाऊँगा, तो फिर वो एक तुक्का हो जाएगा खाली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक नॉर्मल लेमैन का लॉजिक है कि मुझे कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए। ये 3 फंडे हैं। फर्स्ट, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे समझना चाहिए। दूसरा, मेरे पोर्टफोलियो में सफिशिएंटली डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। और तीसरा, जो भी कंपनी में लूँ या जो भी स्क्रिप्ट में मैं इन्वेस्ट करूँ उसका धंधा क्या है ये मुझे समझ में आना चाहिए। अगर उसका धंधा मुझे समझ में आता है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी मुझे समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, कॉफ़ी कैफ़े डे बिजनेस। आओ, बैठो, चाय पियो, चले जाओ। हाउ मच अर्निंग कैन बी पॉसिबल? कंपनी का मालिक खुद सुसाइड कर चुका है। सो वी कांट प्रेडिक्ट हाउ इट कैन गो एंड वेयर इट कैन गो। तो ऐसे बिजनेस में सर्टेनिटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कल आपकी कंपनी में टर्न अराउंड नहीं आएगा, आएगा टर्न अराउंड, बट वो आएगा तब आएगा। उतना टाइम के लिए तो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है, बराबर है। तो एक मैं कोट कर रहा हूँ एग्जांपल, इसका मतलब वो नहीं कि वही कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आज के डेट में है जहाँ पे कंपनीज 3 गुना 4 गुना एकदम छोटे ड्यूरेशन में हो रही है। कंपनी क्या बिजनेस करती है नहीं पता, लेकिन रिटेल को लेनी है क्योंकि कहीं ना कहीं मैगजीन में पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ने टिप दिया हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट में देखा जा रहा है 4 रुपये का कंपनी 10 रुपये हो गया, 15 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया, और हम लोग उसको चेस कर रहे हैं। तो चेसिंग वाला गेम बंद करना चाहिए। कंपनी स्टैंडर्ड हो, अच्छी हो, मुझे कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, आई थॉट कि ये 3 चीज़ें अगर मैं यूज़ करता हूँ तो नॉर्मली मैं प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। गॉट इट मिस्टर विशाल। सो अगर इसको समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने साइकोलॉजिकल बाइसेस को अवॉइड करके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। द फर्स्ट टूल टू फॉलो डिसिप्लिन इज बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली आप एक शेयर को बेफालतू को होल्ड करके रखेंगे जहां पर आप कहीं और पर इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, तो विच इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस, राइट। तो हमें अपॉर्चुनिटी लॉस क्रिएट नहीं करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है ताकि हम एक लॉस में एक शेयर को होल्ड करके ना रखे रहे बस बिकॉज ऑफ द फियर कि उसमें लॉस हम बुक ना करें। इसके लिए सेकेंड पॉइंट ये कह सकते हैं कि एक रैशनल टारगेट लेकर के चलना है। महीने का मुझे इतना % क्रिएट करना है। ओजे, मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा थोड़ा बहुत यहाँ पे, आपका लिंक थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है, देखो, जब हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं, ओके, होता है ना कि मेरे दोस्त ने ये शेयर्स लिया तो मुझे भी लेना चाहिए, मेरे दोस्त ने साइंस फील्ड चॉइस किया तो मैं भी साइंस फील्ड चॉइस करेगा, उसने बी किया तो मैं भी बी करेगा, उसने डॉक्टर किया तो मैं भी डॉक्टर करेगा। ज़रूरी नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, ठीक है। मार्केट होली ग्रेल नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने बाय किया और पैसा मिल गया, ठीक है। तो जो भी ट्रेड आप लोगे उसमें आपको पैसा बनेगा ही बनेगा, ये तो सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, ओके। तो उसमें हम लोगों को होशियार होना चाहिए। दूसरा साइकोलॉजिकल एरर जो है बहुत सारे लोग करते हैं वो है एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स, इनके ऊपर डिपेंडेंसी। लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक वो एक्सपर्ट्स आपके हिसाब से बात कर रहा है, ओके। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और जो एक्सपर्ट लॉन्ग पे ही बात करता है वो आपको अच्छा लगता है, जिस दिन आपका शॉर्ट पोजीशन आ जाएगा उस दिन आपको शॉर्ट वाला एक्सपर्ट अच्छा लगेगा, ओके। तो इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम इसमें ये है कि एक्सपर्ट आर ऑल्सो एन इंडिविजुअल्स और दे ऑल्सो हैज़ अ राइट टू गो रॉन्ग। अगर वो रॉन्ग चले गए तो फिर आपके पोर्टफोलियो की बैंड बच जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग एक्सपर्ट को ना फॉलो करें
हर एक बंदा उतना एक्सपर्ट नहीं होता है, हर एक रिटेलर को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो एक्सपर्ट से उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, एक्सपर्ट की बात ज़रूर सुननी चाहिए। बट हर एक के नीचे अगर मेरा डाउन साइड फिक्स होगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस फिक्स होगा, तो भले ना वो एक्सपर्ट गलत चला जाए, मैं एक छोटा सा लॉस पकड़ के वो पोजीशन में से एग्जिट हो जाता हूँ और मैं नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए आज़ाद हो जाता हूँ। ठीक है, तो एक्सपर्ट डज नॉट मीन दैट उसने बोल दिया वो भगवान नहीं है कि वो एकदम राइट प्रूव हो जाएगा। ओके, इवन मेनी टाइम्स लोगों का ये श्रद्धा होता है खुद के ऊपर कि वो उसको तेज़ी में ही पैसा आता है, उसको मंदी में ही पैसा आता है। बट ये कैलकुलेशंस कहीं भी नहीं होता है, बिलीव मी, ये कैलकुलेशंस कहीं भी नहीं होता है कि मेरे को कितना पैसा आएगा और कितना कि मेरा पैसा टूटता है तो मैं निकल जाऊंगा। मैं आपके ये शो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ स्टॉप लॉसेस पे, क्योंकि हम लोगों ने देखे हैं ओनली 5 to 10% इन्वेस्टर फॉलो द स्टॉप लॉसेस। ओके, इसके बाद और एक चीज़ है, जो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठते हैं ना, वो मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण बहुत सारा थॉट प्रोसेस में उनके ऊंच नीच होता है। तो एक चीज़ फॉलो किया कीजिए यहाँ पे कि जैसे आपने ट्रेड किया, डिफाइंड स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, डिफाइंड टारगेट डाल दीजिएगा, जैसे ही वो ट्रिगर हो जाए दूसरा वाला ऑर्डर निकाल दीजिएगा। ये सिंपल लॉजिक है, और पर्टिकुलरली वो ट्रेड को या वो स्टॉक को कंटिन्यूस वॉच करना बंद कीजिएगा, नहीं तो वो वोलेटिलिटी में आपका पोजीशन कट जाएगा और आपको जहाँ पे एग्जिट नहीं होना है वहाँ पे एग्जिट हो जाओ। साइकोलॉजिकल एक और बात बताता हूँ जो हम लोगों ने बहुत सारा टाइम और बहुत सारे ट्रेडर लोगों के साथ देखा हुआ है, वो है प्री प्लानिंग, प्री ट्रेड प्लानिंग। मेरा ट्रेड प्लान क्या है, मुझे क्यों ट्रेड करना है। ओके, वो ट्रेड प्लानिंग हर एक बंदा करता है, बिलीव मी, हर एक बंदा करता है। बट जैसे ये 9:15 होता है ना, वो ट्रेड प्लान का शीट कौन से डस्टबिन में चला जाता है वही पता नहीं होता है। ओके, तो मेरा जो ट्रेड प्लान है ना, वो दिमाग के कौन से कोपचे में निकल जाता है, कहाँ पे खराब हो जाता है, आई डोंट नो, नहीं मिलता है वो, बाद में वो मिलता ही नहीं ट्रेड प्लान। ओके, और बाद में 3:30 बजे के बाद देखते हैं, अरे ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था, ये स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए थे, ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए थे, यहाँ मेरे ट्रेड नहीं हो पाए। दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी लॉस, क्योंकि मैंने मेहनत किया है, स्टडी किया है, मैंने 10 स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखे थे जहाँ मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन मैं नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? इसके रीज़न सिंपल होता है कि मेरे पास पहले 2 ट्रेड जो आ गए, मैंने उसमें 100% पोजीशन डाल दिया, आपका ट्रेड प्लान बराबर नहीं है। दूसरा चीज़, मैंने प्राइस अलर्ट्स कहाँ भी नहीं लगा के रखे हैं कि ये प्राइस आती है तो मुझे अलर्ट आ जाए, कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10 से लेकर 15 स्क्रिप्ट से ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं देख पाते हो। तो ऐसे टाइम में प्राइस अलर्ट्स मुझे आने चाहिए कि आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपने जो एनालिसिस किया है उसके प्राइस नज़दीक आ चुका है, तो मेरा एंट्री लेवल डिफाइंड हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड हो जाएगा। और बिलीव मी, ये बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर भी ये मिस्टेक करते हैं। मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली रिटेलर डोंट डू दिस मिस्टेक्स। हम लोगों ने देखा हुआ है बड़े बड़े रिटेल ट्रेडर, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर भी ये मिस्टेक करते हैं, और शाम में आके फिर सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए एक ही चीज़ बोलोगे, यार मैंने ये 4 ट्रेड मिस कर दिए, आज करता था तो आज का दिन बन जाता। वाई यू हैव मिस्ड द ट्रेड्स? सिंपल, इधर यू आर नॉट पुट द स्टॉप लॉसेस in your current trade and you are holding the loss making trades, ultimately you have lost the opportunities, और आपने वो प्राइस वो स्टॉक के पास देखा ही नहीं है दिन भर, और जब शाम में आप देखते हो तो ऑलरेडी आपके टारगेट अचीव हो चुके होते हैं, आपका जो इंटेंडेड ट्रेड होता है वो हो चुका होता है। तो ये सब चीज़ों में आपको क्या मिलता है देखने के लिए कि पहली तो इग्नोरेंस देखने को मिलता है कि जो मैंने स्टडी किया हुआ है वो स्टॉक में वो प्राइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिन भर में। ये हम लोग हर मिनट में अपने खुद को रिमाइंड नहीं कर सकते। तो जो ऑटो जो ये होते हैं प्राइस ट्रैकर्स होते हैं, उसमें अलर्ट्स आप लोगों ने लगानी चाहिए। तो ये भी आपको साइकोलॉजिकली जो एरर्स होते हैं उससे बाहर निकालने के लिए मदद करता है। दूसरा एक है कि हर आधे घंटे के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लिया जाए
और वो 10 मिनट के ब्रेक में आप खुद की शीट पे ध्यान दिया जाए कि मैंने क्या घर पे से मैं होमवर्क करके आया था या मैंने मार्केट चालू होने के पहले क्या होमवर्क किया था, ये हर एक आधे घंटे के बाद चेक किया जाए। तो ये भी आपको ऑन ट्रैक रखेगा। मैं स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपको हर एक ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ अलर्ट्स रखने पड़ेंगे, आपके रिव्यूज़ करने पड़ेंगे खुद के। जो मेरा मेन मोटो है वो उसमें से सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो ये बैक एंड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और ये रियल टाइम पे आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको साइकोलॉजी सुधारने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। दूसरा और एक साइकोलॉजी देखी है मैंने कि भाई मेरे लेने के बाद स्टॉक नीचे ही जाता है और मेरे बेचने के बाद स्टॉक ऊपर ही जाता है। क्या ये आपने सुना हुआ है? वैसे मैंने तो बहुत सारे लोगों से सुना हुआ है ये, और ये हमेशा की वेरी कॉमन कि बॉस मेरे लेने के बाद स्टॉक नीचे ही जाता है और मेरे बेचने के बाद स्टॉक ऊपर ही जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग सपोर्ट जोन पे सप्लाई कर रहे हैं और जहाँ पे डिमांड करनी चाहिए वहाँ पे हम लोग बेच रहे हैं और जहाँ पे सप्लाई करना चाहिए वहाँ पे हम लोग बाय कर रहे हैं? ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कॉमन है, बहुत सारा कॉमन है, बट वो है ना कि तेज़ी में एक आध चीज़ चल रही तो हम लोग उसके पीछे चले जाते हैं। इसको हम लोग प्राइस फॉलो अप करना बोलते हैं कि फॉलो करके तुरंत ले लिया। जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उनके बारे में तो ये हमेशा चीज़ देखी गई है। ओके, मीन रिवर्जन वाले एटलीस्ट रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा होता है तो बच जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मिस्टर विशाल आपने। ये काफी कॉमनली देखा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, जैसे मेरा एक दोस्त एलएनटी खरीद लिया तो मैं एलएनटी बाई कर लूंगा, मेरा दूसरा एक फ्रेंड या फैमिली किसने एसबीआई में इन्वेस्ट किया तो एसबीआई बाई कर लेंगे। उस तरीके से इन्वेस्ट करना सही नहीं रहता है, बल्कि बेटर ये आप खुद एनालाइज करें और उसके बेसिस पे काम करें। ऐसे बस दूसरों का टिप को या दूसरों के पैटर्न को फॉलो नहीं करना। एंड ऑब्वियसली यूज टेक्नोलॉजी यूज करना काफी जरूरी है। प्राइस अलर्ट्स लगा करके रखिए आप और प्रॉपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट को प्लॉट करने के बाद ट्रेडिंग करिए। नाउ मिस्टर विशाल, मूविंग ऑन, आगे तो बात नहीं कर सकते अगर हम मार्केट की बात ना करें तो। अगर देखा जाए तो आज हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई टच किया दोबारा, पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई टच किया। सो मिस्टर विशाल, व्हाट इज योर मार्केट आउटलुक? आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? क्या यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है? क्या अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? उज़ैर, यहाँ पे ना मुझे बहुत एक बात करना है आपसे कि नॉर्मली हर एक बंदा पूछता है भाई अभी मार्केट में पैसा लगाना अच्छी बात है, यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं? प्रैक्टिकली मार्केट में आप कभी भी मुझे ये सवाल पूछोगे ना तो मेरा आंसर हाँ ही रहेगा। भले मार्केट बॉटम में हो, टॉप में हो, मिडल में हो, कहीं भी हो, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। ओके, मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है मार्केट में। पैसा लगाने की हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे कि आज के डेट में देखा जाएगा तो आपको फार्मा सेक्टर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। ओके, यही चीज़ अगर आप 6 महीना पहले बात करते थे, 1 साल पहले बात करते थे तो आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। ओके, यही बात अगर हर एक टाइम पे, मेरा ये कहना है कि हर एक टाइम पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में होती है। इट इज़ जस्ट मैटर कि मैं वो अपॉर्चुनिटी पॉइंट आउट कर पाता हूँ। अगर आंसर यस है तो मैं कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई लेवल्स का ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मार्केट गिरेगा तो मैं तो हंसते खेलते इन्वेस्टमेंट करूँगा। अरे यार अच्छा है, मार्केट गिर गया तो मेरे को आज शेयर सस्ते मिलेंगे। ओके, लेकिन क्या मैंने वो सस्ते शेयर्स लेने के लिए पॉइंट आउट करके रखे हुए हैं? वो इम्पोर्टेंट है। अभी आता है मार्केट आउटलुक पे। मार्केट ऑल टाइम हाई पे बंद है और यहाँ से भी मार्केट अच्छा ही लग रहा है। हम लोग देखने जाएंगे तो ग्लोबली बहुत सारे मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। जब भी हम लोग कोई चीज़ एग्जैगरेट कर देते हैं या ऑल टाइम हाई पे चले जाते हैं, अपने को एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि व्हाट विल बी द लेवल फ्रॉम वेयर द मार्केट विल रिवर्स। कौन सी लेवल कटने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये एक ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है। तो आज के डेट में हम लोगों को ये लेवल लग रहा है कि 15,200 का एक लेवल है कि जिसके नीचे अगर 2 दिन मार्केट का क्लोजिंग आ जाएगा तो शायद से मार्केट रिवर्स हो जाएगा।
ओके, दूसरा जो हम लोगों ने आउटलुक आइडेंटिफाई किया कि मेटल स्टॉक्स हम लोगों को ऊपर के लेवल में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है मेटल स्टॉक्स में। रीजंस इसके ये भी हो सकते हैं कि चाइना वापस खुल रहा है, बहुत सारा इकोनॉमी उसका ओपन हो रहा है, उनके में मेटल प्रोडक्शंस वापस रिस्टोर्ड हो रहे हैं। तो जो आज के डेट में मेटल में रैली का रीज़न था कि चाइना में बहुत सारा प्रोडक्शन बंद था, अभी वो चीज़ें रिस्टोर्ड हो रही है, वहाँ से डिमांड भी हो रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग कमोडिटी और मेटल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। एज पर एज बैंकिंग इज़ कंसर्न, हम लोग को अभी भी बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी अपसाइड बैंकिंग में है। एनपीए का डेफिनेटली एक क्वेरी रहेगा कि जो बिजनेसेस पिछले 1-2 साल में बंद है उनका क्या, जो लोग उनके लोन्स पे नहीं कर पा रहे उनका क्या, और डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसमें लेके आएगी। बट स्टिल कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, वॉट एवर द रिजल्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर आर वेरी गुड, और बहुत अच्छे लग रहे हैं वो रिज़ल्ट भी। यहाँ से भी बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिख रही है। बेटर रहेगा कि थोड़ा बहुत अगर करेक्शन में एंट्री मिले तो मैं लूँ, स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखूँ और वहाँ पे स्टॉक ली जाए। डाउन साइड में जैसे कि मैंने निफ्टी पे बोला है कि 15,200 के नीचे जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक छोटा मोटा करेक्शन मार्केट में देख सकते हैं। सेम टाइप में अगर बैंक निफ्टी हम लोग 34,200 के नीचे जाता है तो एक छोटा मोटा करेक्शन बैंक निफ्टी में भी देखा जा सकता है। लेकिन हम लोग एक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करेक्शन, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन, एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन। तो फरवरी से लेके तकरीबन मई महीने के 3rd वीक तक या 2nd वीक तक बोल लीजिए, हम लोगों ने जो करेक्शन मार्केट में देखा है वो टाइम वाइज करेक्शन रहा। और टाइम वाइज करेक्शन के बाद हम लोग आज के डेट में वापस एक बार ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सब चीज़ एनालाइज करने के बाद सिंपल सादा ये चीज़ ध्यान में आ रहा है कि यहाँ से भी 5 से लेके 7-8% तक का अपसाइड रैली मार्केट में पेंडिंग है। पहला जो टारगेट अपसाइड का रहेगा वो 15,800 के लेवल तक के हो सकते हैं। मतलब यहाँ से 2 से लेकर 3% तो अपसाइड अपने को बहुत जल्दी दिख सकता है। एक बार 15,850 से लेकर 15,950 के लेवल से एक बार कट होते हैं मार्केट में, तो उसके बाद फिर एक बार वापस मार्केट का रिव्यू करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट साइकिल। Okay, got it, Mr. Vishal. So we are still bullish about the market. Market all time high पे है, but potential और भी ऊपर जाने का है। 15,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 15,800 का लेवल को स्ट्रांगली ब्रेक करता है निफ्टी तो हम और ऊपर साइड देखते हैं, अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर 15,200 के लेवल को दोबारा रिलीज करता है निफ्टी और अगर उसको ब्रेक करता है तो एक रिवर्सल देख सकते हैं। तो मिस्टर विशाल आपने एक काफी अच्छा पॉइंट बताया कि मार्केट में हर सिचुएशन पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर रहती है इन्वेस्ट करने के लिए। बस इन्वेस्टर्स को देखना ये है कि वो अपॉर्चुनिटी कहां पर है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से एनालाइज करें। जैसे जनरली 2 टाइप का अप्रोच होता है, एक होता है टॉप बॉटम अप्रोच, एक होता है बॉटम टॉप अप्रोच। एक बार मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ओरिएंट सीमेंट खरीदना है तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में मैं ये करूंगा कि मैं पहले इकोनॉमी को देखूंगा, फिर सीमेंट की इंडस्ट्री को देखूंगा और फिर अगर ये दोनों सही रहा फिर जाके मैं एनालाइज करूंगा ओरिएंट सीमेंट को। वेरस बॉटम टू टॉप अप्रोच में ये होता है कि हम पहले कंपनी को एनालाइज करते हैं। मैं पहले ओरिएंट सीमेंट को एनालाइज करूंगा, देन मैं सीमेंट इंडस्ट्री को एनालाइज करूंगा। अगर इसमें ग्रीन फ्लैग आया तब जाके फिर मैं इकोनॉमी को चेक करूंगा, फिर अगर इसमें ग्रीन फ्लैग आया तब जाके मैं ओरिएंट सीमेंट में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये डिफरेंस होता है टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप का। सो मिस्टर विशाल, व्हाट वुड यू सजेस्ट हमारे इन्वेस्टर्स को किस टाइप का अप्रोच, किस टाइप के एनालिसिस का अप्रोच करना चाहिए, कौन सा किस सिचुएशन में बेटर होगा? देखिए इसमें क्या है कि दोनों अप्रोचेस किसने फॉलो करनी चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग पहले बॉटम अप की बात करते हैं। बॉटम अप अप्रोच जहाँ पे हम लोग एक कंपनी ले रहे हैं, कंपनी का फुल ऑन स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर की साइड पे मूव रहे हैं, इंडस्ट्री क्या करेगा, फिर ग्लोबली इसका स्टेटस क्या है क्या नहीं है। ओके, इसमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें ना बहुत सारा इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। अगर
कोई ऐसा कंपनी है जिसमें डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। टॉप डाउन अप्रोच में कंपेरेटिवली ये चीज़ थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि कंपैरिजन में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल होती है। एक सेक्टर का बात किया जाता है तो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है। जैसे कि अभी हम लोग देखा जाए एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि दुनिया भर में पेंडेमिक चल रहा है, अभी भी हम लोग 100% उससे आउट नहीं हुए हैं। बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी की ज़रूरत है। क्या ये सेक्टर नहीं है? बहुत अच्छा सेक्टर है। तो हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनीज पिकअप करनी पड़ेगी, फार्मा कंपनीज पिकअप करनी पड़ेगी। अभी फार्मा कंपनीज में अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास 20 से 30 कंपनीज आराम से होगी अगर मैं निफ्टी 500 देखो। क्या मैं 30 के 30 कंपनी में पैसा डाल दूँ? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर कौन सी कंपनी के पास क्या अच्छा आज के डेट में अवेलेबल है, वो आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाएगा। फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है कंसिस्टेंटली, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ऐसा है कि जो बेटर है दूसरे कंपनीज से। तो मैं वही कंपनीज में जाना पसंद करूँगा जो आउट परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं फार्मा का एग्जांपल लिया ही है, तो फार्मा के केस में कैडिला बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद ग्लेनमार्क बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये आउट परफॉर्मर में हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सेम टाइप में आ गया कि पूरे सेक्टर में कौन आउट परफॉर्म कर रहा है आज के डेट में। तो पूरे सेक्टर में हम लोग आज भी मेटल और कमोडिटीज सेक्टर अच्छा करते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसकी रैंकिंग में डिटोरिएशन आ रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। फिर ऐसे कौन से सेक्टर है कि जिनकी रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है आज के डेट में, वो सेक्टर देखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस और कहीं ना कहीं आपको बैंकिंग सेक्टर ऊपर आते हुए दिख रहा है, फिनेंशियल्स ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो आप फिनेंशियल्स के बारे में देख लीजिए। फिनेंशियल्स में हुआ ये था कि पिछले पूरा जो रैली था फिनेंशियल्स कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा था, और पिछले एक 15 दिन हम लोगों को देख ले या 10 दिन पिछले देख ले, फिनेंशियल्स ने अच्छा पार्टिसिपेशन करना चालू किया है। तो फिनेंशियल्स में या बैंकिंग में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा इन्वेस्टमेंट का। मेरे हिसाब से ये लेवल पे SBI मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सेटअप है। प्राइवेट बैंकिंग में मुझे ICICI एक्सिस पसंद है, उनके सेटअप्स ट्रेडिंग सेटअप्स बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ये हुआ अप्रोच के क्या चल रहा है मार्केट में ग्लोबली जाना जाए, उसके बाद सेक्टर आइडेंटिफिकेशन किए जाए और सेक्टर में फिर कंपनीज आइडेंटिफिकेशन की जाए। कंपनीज आइडेंटिफिकेशन करते हुए जो स्पेसिफिक फार्मूला लगाना पड़ता है वो है आउट परफॉर्मेंस कौन सा कंपनी कर पाएगा। इवन सेक्टर आइडेंटिफिकेशन में भी वही होता है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर पाएगा, कौन सा सेक्टर डिटोरिएट हो रहा है। अगर आपने देखा होगा तो मेटल पिछले 6 महीने में बहुत सारे मेटल के स्टॉक 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो चुके हैं। ओके, और मेटल सिक्लिकल स्टॉक है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स नहीं है। यहाँ से भी मेटल के स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं, 20-30% रिटर्न्स आ सकते हैं, लेकिन उसको भी शायद से बैंकिंग आउट परफॉर्म करे, शायद से ऑयल एंड गैस आउट परफॉर्म करे। ऑटो सेक्टर देखा जाएगा तो ऑटो सेक्टर में एट दिस मोमेंट कहीं भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। उसके रैशनल्स है, क्योंकि ऑटोज़ में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे बहुत सारी जगह पे चर्चाएं हो रही है, बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स भी है, बहुत सारी अच्छी बातें भी है, लेकिन सबसे बिगेस्ट पार्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया वो इतना अभी भी स्ट्रांग नहीं है। तो जो कंपनी के पास उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो और खुद फैसिलिटी प्रोवाइड करने में माहिर हो, तो ऐसे केस में टाटा मोटर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि टाटा मोटर एक अच्छी उड़ान भर पाएगा यहाँ से भी, लेकिन बाकी सेक्टर में मैं जाऊँ तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऑटोमोबाइल्स की बात करूँ तो मदरसन में बहुत अच्छा लग रहा है। नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो जो ऑटो कंपोनेंट बनाता है वो कौन सी भी व्हीकल हो उसमें लगेगा ही, वो डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ऐसी कंपनीज अपने को चॉइस करनी चाहिए जिनका बिजनेस हम लोगों को समझ में आए और वो कंपनी आउट परफॉर्म करे। तो आउट परफॉर्मेंस इज़ अ मेजर यार्डस्टिक कि जो हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए यूज़ करते हैं। अगला चीज़ जो है वो ये है कि
कहाँ पे और कितना बाय किया जाए, वो तो आपकी जो अंडरलाइन इंडाइसेस है उसके प्रोपोर्शन में आप रखोगे तो वो बेटर रहेगा। जैसे अपने देखते हैं कि निफ्टी में 30% वेटेज, 30% के आसपास वेटेज बैंकिंग में है, वही हिसाब से बैंकिंग को हम लोग वेटेज करें अपने पोर्टफोलियो में, एटलीस्ट 25 से लेकर 35% तक का बैंकिंग रहे। जो रेशो में फार्मा है उसका 5 से लेकर 10% प्लस माइनस में आप 5% प्लस और माइनस एनी साइड यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो। तो वो हिसाब से क्या होता है कि ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अभी आज का एग्जांपल ले ले तो आज रिलायंस ने बहुत दिनों के बाद मोमेंटम दिखाया हुआ, बट अगर मैं अक्टूबर से अप्रैल तक का बात करूँ, 6 महीने में रिलायंस परफॉर्म नहीं कर पाया है। अगर रिलायंस के दरमियान मेरी पोर्टफोलियो में होता तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट का जो पूरा रैली है या लास्ट का जो कंट्रीब्यूशन फार्मा से आया हुआ है वो पूरा मिस हो जाता। लेकिन रिलायंस में वेटेज बहुत ज़्यादा है, 14% का वेटेज था एक टाइम पे इंडाइसेस में, तो वो हिसाब से 14 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ तो 9% वेटेज, तो मेरे 9% से ज़्यादा वेटेज देने का कोई लिहाज ही नहीं बनता। तो ये हिसाब से अपने को एक आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा ट्रेड के लिए कि आउट परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है, उसको मैं मेजर प्रायोरिटी दूँ और उसी में मैं रहूँ। ओके, गॉट इट मिस्टर विशाल। सो हम क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच करें या बॉटम टू टॉप, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आउट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करना जो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें बेटर रिटर्न दे पाएगा, राइट। सो मिस्टर विशाल, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि हम किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करें स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? मैंने शॉर्टलिस्टिंग का ही तरीका बताया हुआ है। शॉर्टलिस्टिंग में अपने को जो करना पड़ेगा वो वही है कि एक सेक्टर में कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उसको मैं प्रायोरिटी दूँ और वही सेक्टर में फिर इन्वेस्ट करूँ। ओके मिस्टर विशाल, सो अगर मैं भी बात करूँ तो नेक्स्ट रैली के लिए आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, कौन कौन सा शेयर आउट परफॉर्म करेगा? ओके, एक्चुअली आज के डेट में मुझे जो दिख रहा है फार्माज में भी कंट्रीब्यूटर वो कॉमन कंट्रीब्यूटर रहेंगे, लेकिन मेजर आउट परफॉर्मेंस जो आ सकता है मेरे हिसाब से वो आ सकता है बैंकिंग और फिनेंशियल से एट दिस मोमेंट, और फॉलोड बाय PSUs। स्पेसिफिकली PSUs में हम लोगों ने बहुत अच्छी मोमेंटम आती हुई देखी है। उसमें फिर भेल है, ONGC है, जो PSUs स्पेसिफिकली फ्रंट लाइन में आता है वो भी ले सकते हैं। REC PFC जैसे स्टॉक है वो भी ले सकते हैं, उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आने की उम्मीद है। Okay, Mr. Vishal. So it's safe to say that pharma sector, banking and financial sector and PSU sector is set for a rally. So viewers, you should keep an eye on these sectors. With that being said, we have come to an end of this episode. Thank you, Mr. Vishal, for joining in and teaching us a little bit more about this fascinating world of stock market. And thank you to our viewers for joining in. I hope you have learned something new today. If you want to follow Mr. Vishal, his socials will be linked down below. And I'll see you in the next episode of Analyst Call. Thank you.